प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम पिछले कुछ वीडियो से गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 2 वीडियो में पढ़ा कि गद्य क्या होता है और गद्य के कितने प्रकार होते हैं, कथा आख्यायिका क्या होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि सुबंधु जो हैं वो गद्यकार के रूप में मिलते हैं हमें, जो कि 600 ईस्वी के हैं। और इसी क्रम में हमने सुबंधु का कल परिचय, समय इत्यादि पढ़ा और उसी में हमने देखा कि सुबंधु की एकमात्र रचना है वासवदत्ता। वासवदत्ता एक कथा है जिसमें उन्होंने जो अपनी कल्पना के माध्यम से कथा वस्तु को पिरोया है और उसमें जो नायक हैं वो है कंदर्प केतु और नायिका है वासवदत्ता। इन दोनों की ही एक तरह से प्रणय कथा पर आधारित है यह वासवदत्ता नाम का जो इनकी कथा है। यह वासवदत्ता उदयन और वासवदत्ता की जो प्रसिद्ध कथा है, जो स्वप्न वासवदत्तम इत्यादि में भास ने वर्णित की है, उस कथा से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वह तो इतिहास के पात्र हैं और ये यहाँ पर वासवदत्ता एक नाम मात्र लिया है और जो भी कथा पिरोई गई है वासवदत्ता के इर्द गिर्द वह काल्पनिक कथा है और इसका उद्देश्य जो है जनता का मनोरंजन करना ही था। इसमें कवि ने अपने जो है कथा को कम रखा है और वर्णन चातुर्य को ही अधिक उभारा है। और इसी में हमने देखा कि किस तरह से इसमें जो और भी पात्र आए थे, जैसे कि जो सुंदरी वासवदत्ता थी जो कि कुसुमपुर की राजपुत्री थी, उसकी दासी तमालिका इसमें आई, उनकी सखी कलावती आई, कंदर्प केतु थे तो उनके मित्र मकरंद थे। इस प्रकार से विंध्याटवी का एक वर्णन आया। ऋषि के आश्रम से पत्थर बन जाती है वासवदत्ता, इस तरह से आया शाप, मतलब ऋषि के शाप से वासवदत्ता को पत्थर बना दिया जाता है। फिर कथा क्रम आगे बढ़ा कि कंदर्प केतु विरह से व्याकुल होकर आत्महत्या करना चाहते हैं तो आकाशवाणी होती है और वह आत्महत्या से रुक जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए जब वो वासवदत्ता को ढूंढने बढ़ते हैं तो वासवदत्ता उन्हें पत्थर के रूप में मिलती है, वह उन्हें स्पर्श करते हैं और वह पुनः मानवीय रूप में आ जाती है और इस प्रकार मिलन सुखद होता है और जो ये कथा है उसका अंत सुखांत होता है। इस प्रकार से इसमें कथा थी। अब हम आज देखेंगे कि इसमें इस कथा को पिरोने में कवि ने अपने काव्य शैली का किस तरह से यूज़ किया है, काव्य जो कौशल है उनका किस तरह से है। तो वासवदत्ता जो है एक प्रणय कथा है। प्रणय कथा होने से यहाँ पर जो है अंगी रस कौन सा होता है, अंगी रस यानी मुख्य रस श्रृंगार है। अंगी यानी मुख्य रस श्रृंगार है। स्क्रीन पर देखिए जो हम शुरू करने जा रहे हैं। श्रृंगार रस में संयोग और विप्रलम्ब दो इसके पक्ष होते हैं, तो दोनों ही पक्षों को कवि ने विस्तार से वर्णित किया है। संयोग यानी मिलन और विप्रलम्ब यानी बाद की स्थिति। तो नायक एवं नायिका में पूर्व राग की स्थिति विशेषतया द्रष्टव्य है। अन्य सभी रस श्रृंगार के ही अंग बनकर प्रयुक्त हुए हैं। अंग मतलब गौण रूप से प्रयुक्त हुए हैं, श्रृंगार को उभारने के लिए ही अन्य रस प्रयुक्त हुए हैं। रस निर्भरता में भी कवि की वर्णन प्रियता एवं अलंकार बहुलता ने प्राय ही व्याघात उत्पन्न कर दिया। यानी कि जो कवि अपना वर्णन शैली दिखाना चाहता है उसको दिखाने के क्रम में यहाँ पर रस जो है वो थोड़े स्पष्ट उभर नहीं पाते हैं, यानी व्याघात उत्पन्न हो जाता है, उसमें व्यवधान आ जाता है। फिर भी किसी स्थल पर श्रृंगार रस की भावुकता एवं कोमलता ने सुबंधु की अलंकार प्रियता एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति को दबा ही दिया है। तो इस प्रकार से श्रृंगार रस कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा भी उभरा है। तो जब वो बहुत ज़्यादा उभरा है तब सुबंधु के अलंकार प्रियता और पांडित्य प्रदर्शन वहाँ दब गया है, यानी वहाँ श्रृंगार ही बहुत अधिक उभरा है। ऐसे स्थलों पर सुबंधु की कोमल कांत पदावली एवं सहज शैली पाठकों को बरबसी आकृष्ट कर लेती है। जहाँ पर श्रृंगार बहुत अधिक उभरा है वहाँ पर सुबंधु की शैली बहुत ही कोमल रही है, बहुत ही अच्छी रही है, सहज रही है, सरस रही है। स्वप्न में कंदर्प केतु के दर्शन करके काम परवशा बनी हुई वासवदत्ता का विरह व्यथित वर्णन। तो देखिए अब स्वप्न में कंदर्प केतु को देखा वासवदत्ता ने और उन्हें एक तरह से काम देव का उन पे बाण का प्रहार हुआ और काम से पीड़ित हो गई। तो उस समय उनके विरह व्यथा कैसी है देखिए, बहुत ही सुंदर ये वर्णन है। मुग्धे मदन मंजरी शंगानी संचांगानी चंदन वारिणा सरले वसंत सेने संवृणु केशपाशम तरले तरंगवती विकिरांगेषु केतवधूलीं वामे मदनमालिनी कलय वलयम शेवाल कलापेन चपले चित्रलेखे चित्रपटे विलीखः चित्तचोरम जनम। चित्तचोरम जनम जिसके चित्त का हरण कर लिया गया है, ऐसा
है ये जन यानी कि वासुदत्ता। सुबंधु ने अपने पात्रों के चरित्र चित्रण, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि चरित्र चित्रण उन्होंने कैसे किया। तो कौन कौन से इसमें पात्र आए हैं? इसमें मुख्यतः पात्र आए हैं वासुदत्ता और कंदर्प केतु। तो इनका ही हम चरित्र चित्रण देखते हैं। तो सुबंधु ने अपने पात्रों के चरित्र चित्रण में भी विस्तृत वर्णन शैली का आश्रय लिया है। इसी कारण सुबंधु का चरित्र चित्रण कृत्रिम सा बन पड़ता है, कृत्रिम सा जान पड़ता है। चरित्र चित्रण में भी पांडित्य एवं विचित्रता का समावेश कर देने के कारण उसकी सहजता नष्ट हो गई है। यानी कि चरित्र चित्रण कर रहे हैं परंतु फिर वो अपना ज्ञान, पांडित्य का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान, और विचित्रता यानी कि बहुत अधिक उपमाएं और बहुत ज़्यादा उदाहरण पेश करते हुए उसको प्रस्तुत करना, इसकी वजह से सहजता नष्ट हो गई है। सुबंधु ने पात्रों के चरित्र की सूक्ष्म आंतरिक वृत्ति का वर्णन न करके बाह्य आकार प्रकार के वर्णन पर ही मुख्यतया ध्यान दिया है। अब देखिए, चरित्र क्या होता है? चरित्र आंतरिक वस्तु होती है, तो उस आंतरिक सूक्ष्म वृत्ति का वर्णन उन्होंने नहीं किया, बल्कि बाहरी आकार प्रकार का, यानी वो जैसे वासुदत्ता के संदर्भ में कहेंगे वो कैसी दिखती है, उसके नयन कैसे हैं, उसके हाथ कैसे हैं, उसके पैर कैसे हैं, इस तरह से उसके केश कैसे हैं, इस तरह की वर्णन उन्होंने किया। तो ये बाहरी आकार प्रकार का वर्णन किया उन्होंने। कन्या रत्न के विलास विभ्रम का अतिरंजित चित्रण करते समय सुबंधु ने 75 पंक्तियों का एक वाक्य लिखा है। अब देखिए, किसी कन्या का वर्णन कर रहे हैं, 75 पंक्तियों का एक वाक्य लिख रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी पांडित्य प्रदर्शन है, जिससे उनके परिनिष्ठित शास्त्रीय ज्ञान एवं अलंकार प्रयोग की कुशलता तो भली प्रकार अभिव्यक्तित हो गई है, किंतु समस्त वर्णन नितांत ही अस्वाभाविक यानी कि कृत्रिम सा जान पड़ता है। नायिका वासुदत्ता के रूप वर्णन का जो वर्णन किया है उन्होंने, उसे देखिए, जो कवि के पांडित्य, पौराणिक संकेत और अलंकार प्रेम के भार से दुर्वह हो गया है। अब वासुदत्ता का उन्होंने चरित्र चित्रण किया, उसमें उन्होंने देखिए किस तरह से अपना ज्ञान एक तरह से बखारा है। तो ये संस्कृत की है, यहाँ पर पंक्तियाँ, अगर संस्कृत की पंक्तियाँ आपको ध्यान रह जाए तो संस्कृत की पंक्तियाँ ध्यान रखनी है, और नहीं रहती है तो हिंदी इसकी करते हुए आपको वासुदत्ता का चरित्र चित्रण बताना है सुबंधु के आधार पर। तो देखिए, वासुदत्ता का चरित्र में उन्होंने क्या कहा? उपनिषदम इव आनंदम एकम उद्योतयंतीम, अर्थात अपूर्व ब्रह्मानंद देने वाले उपनिषद की भांति एकमात्र आनंद को द्योतित करती हुई, उपनिषद ग्रंथ होते हैं उनसे जैसे ब्रह्म ज्ञान का आनंद मिलता है, वैसे ही वासुदत्ता को देखकर हमें आनंद मिलता है। द्विज कुल स्थितिम इव चारु चरणाम, चारु चरण, चारु यानी सुंदर, चरण यानी चरणों वाली। अब किसके समान दिया? उपमा अलंकार है यहाँ पर। सदा चरण संपन्न ब्राह्मण की सुंदर, कुल मर्यादा के समान सुंदर चरणों वाली। तो कुल मर्यादा के समान सुंदर चरणों वाली। विंध्यगिरी श्रियम इव सुनितंबाम। अब देखो, नितंब, नितंब के लिए कहा जा रहा है, जो स्तन है उसके लिए कहा जा रहा है। शोभन तट प्रदेशों से युक्त विंध्यगिरी की शोभा की भांति सुंदर नितंबों वाली। ताराम इव गुरु कलत्र तयो तयो उपशोभिताम। तारा, तारा के समान जो है नितंबों से युक्त। तो अब देखिए यहाँ पर कि देव गुरु बृहस्पति की पत्नी रूप में शोभायमान तारा की भांति सुंदर, भांति सघन नितंबों से युक्त। शतकोटि मुष्टिम इव मुष्टि ग्राह्य मध्यमाम। देव गुरु बृहस्पति की पत्नी रूप में शोभायमान तारा के समान सुंदर नितंबों वाली ये हो गया। अब देखो, वज्र यष्टि, वज्र यष्टि की भांति मुष्टि ग्राह्य कटी प्रदेश वाली। इसको अच्छे से समझिए, कटी प्रदेश यानी कमर का उसका प्रदेश, यानी कि उसका कमर जो है बहुत पतली है और वो मुट्ठी में ही यानी हमारी मुष्टि में ही आ जाए इतनी पतली है। तो सुंदर कमर जो है वो होना किसी भी स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाता है, मतलब पतली कमर होना सौंदर्य को बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वज्र यष्टि, वज्र की यष्टि के समान, यष्टि यानी लकड़ी के समान, अगर हम जैसे मुट्ठी में लकड़ी को समा सकते हैं वैसे ही उसकी कमर को हम मुट्ठी में धारण कर सकते हैं। प्रियंगु श्यामाम इव प्रियदर्शनाम। प्रियंगु श्यामा के समान की सखी प्रियदर्शना के समान प्रियदर्शन वाली। तो प्रियंगु श्यामा कौन थी? नरवाहन दत्त की पत्नी प्रियंगु श्यामा की सखी प्रियदर्शना के तदसी प्रियदर्शनों वाली। प्रियदर्शनाम यानी प्रियदर्शनों वाली, अच्छे दिखने वाली, सुंदर। ब्रह्मदत्त महिषीम इव सोम प्रभाम। ब्रह्मदत्त की महिषी के समान, ब्रह्मदत्त की रानी सोम प्रभा के समान सोम प्रभा वाली। सोम यानी चंद्रमा की, प्रभा यानी कांति से युक्त, चंद्रमा की कांति से युक्त। तो एक शब्द यूज किया है और उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। सोम प्रभा रानी का भी नाम है, सोम प्रभा विशेषण भी बन गया है कि चंद्रमा की सी कांति वाली। दिग्गज करेणुकाम इव इव अनुपमाम। दिग्गज वधु, अनुपमा के समान, उपमा रहित, उपमा रहित यानी उसके समान तो कोई है ही नहीं, अतुलनीय है वो, अद्वितीय है। रेवाम इव नर्मदाम।
रेवाम इव, रेवा क्या होती है? नदी का नाम है। तो रेवा नदी की भांति नर्मदा, नर्म यानी कि श्रृंगार का आनंद देने वाली, दा यानी देने वाली, नर्म यानी श्रृंगार का आनंद देने वाली, नर्मदा नदी, नर्मदा नाम से विख्यात रेवा नदी की भांति श्रृंगार का आनंद देने वाली। वेलाम इव तमाल पत्र प्रसादिताम, तमाल पत्रों से सुशोभित समुद्र तट की भांति सुंदर तिलक से प्रसादित। तो तट है वो तमाल पत्र, वहाँ पे तमाल के वृक्ष हुए हैं, तमाल के पत्ते वहाँ हैं, तो तमाल पत्रों से सुशोभित सुंदर समुद्र तट की भांति सुंदर तिलक से युक्त। अश्वतर कन्याम इव मदालसाम वासदत्ताम ददर्श है, अश्वतर की कन्या मदालसा की सदृश यौवन मद से आलस से युक्त वासदत्ता को देखा। तो इस प्रकार से मदालसा, मद यानी कि यौवन का मद है, आलसा यानी अलसाई हुई सी, आलस से युक्त वासवदत्ता को ददर्श देखा। तो अब इसमें देखिए वासवदत्ता का वर्णन है, परंतु कितने सारी तरह की विविध प्रकार की उपमा, विविध प्रकार के यहाँ पर विशेषण यूज करते हुए उनका चरित्र चित्रण किया गया है। तो इसमें इसको क्या कहेंगे? वर्णन चातुर्य है, ये पांडित्य प्रदर्शन है। ये चरित्र चित्रण में आंतरिक विशेषता कम दिखाई और बाहरी रूप सौंदर्य वगैरह को अधिक दिखाया। तो ये कुछ अच्छाई होती है, कुछ कमी होती है कवि की अपनी कहने की जो शैली होती है उसमें। अब देखिए ये तो चरित्र चित्रण हुआ, अब और भी वर्णन है। तो सुबंधु के गद्य काव्य में प्रकृति के कोमल एवं कठोर दोनों ही पक्षों का पर्याप्त चित्रण हुआ है। सुबंधु के वर्षा वर्णन में सुंदर उत्प्रेक्षा प्रयोग भी हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी देखिए संस्कृत में ये कोटेशन है, जलद दारुणी लोल तड़िता तड़ित लता लाता कर पत्र दारिते पत्र वेग निर्धुता चूर्ण निकरा इव जलकणा बभ्रू। अर्थात मेघ रूपी लकड़ी के चंचल विद्युत रूपी आरे से काटे जाने पर पवन वेग से उड़ाकर फैलाए गए बुरादे के समूह की भांति वर्षा के जलकण सुशोभित हुए। तो जिस प्रकार से बुरादा है, लकड़ी कटी जा रही है तो उस समय बुरादा है, लकड़ी का वो हवा से बहुत अधिक आकाश में उठता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है मेघ रूपी लकड़ी के चंचल विद्युत रूपी आरे से, मेघ रूपी लकड़ी है उसको चंचल विद्युत रूपी आरे से काटा गया, तो उस समय जलकण बिखरे और जलकण ऐसे हवा में उड़ गए जैसे कि बुरादा लकड़ी से बाहर निकल कर उड़ता है। तो ये भी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानव शब्द यूज करके हम कहेंगे। फिर क्या है? विच्छिन्न दिग्वधूहार मुक्ता निकरा इव, दिशा वधु के टूटे हुए मौक्तिक हार के मुक्ता समूह के सदृश। फिर खर पवन वेग भ्रमित घन घरट घट्टन संचूर्णित तारा निकरा इव, यानी तीव्र पवन वेग से चलाई जाती हुई मेघ रूपी चक्की में पिसकर चूर्ण बने हुए तारा समूह के सदृश। और आगे देखिए, त्रिभुवन विजिगीशोर मकर ध्वजस्य प्रस्थान लाजांजलय इव करकः विराजयन्त। त्रिभुवन को जीतने के इच्छुक कामदेव के प्रस्थान के समय फेंकी जाती हुई लाजांजलि के सदस्य ओले सुशोभित हुए। ओले, अब तो देखिए इस वर्षा का वर्णन हो रहा है। वर्षा के वर्णन में उन्होंने क्या क्या बता दिया कि किस प्रकार से वर्षा के कर्ण सुशोभित हुए, किस प्रकार से जो है मेघ रूपी चक्की में पिसकर चूर्ण बने हुए तारा समूह और त्रिभुवन को जीतने की इच्छुक कामदेव के प्रस्थान के समय फेंकी जाती हुई लाजांजलि के समय ओले सुशोभित हुए। ओले हैं सफ़ेद सफ़ेद, लाजांजलि भी इसी तरह की सफ़ेद सफ़ेद वस्तु होती हैं। तो इस प्रकार से ऐसा उन्होंने प्रेक्षा का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार कवि ने अपने अलंकार प्रियता इसमें दिखाई है। अब देखिए सुबंधु का संध्या वर्णन। संध्या वर्णन में क्या होता है कि संध्या का वर्णन करना है मात्र, और उसमें भी कवि ने किस किस तरह की दी है उपमा उत्प्रेक्षा। विद्रूम लतेव चरम आवर्णकस्य रक्तकमलीम इव गगन तटाकस्य कांचन केतुरिव कंदर्परथस्य भिक्षु की इव तारानुरक्ता रक्तांबरधारिणी वार मुख्येव पल्लवा रक्ता बभ्रू इव कपिल तारिका भगवती संध्याम समदृश्यत। तो यहाँ पर भी आप जो देख रहे हैं लाइन बीच बीच में छोटी हुई, बहुत बड़े बड़े वाक्य थे, हमने कुछ कुछ यहाँ पर मुख्य मुख्य वाक्य को ही रखा है। आप पूरा ध्यान नहीं रख पाए तो इतना सा लिखिएगा कि संध्या वर्णन में भी कवि ने अपनी अलंकार प्रियता को दिखाया है। यह वर्णन कादम्बरी के संध्या वर्णन जो बाणभट्ट की कादम्बरी है उसकी भांति उत्कृष्ट तो नहीं है, परंतु उसका स्मरण अवश्य करा देता है, यानी उससे साम्य है, उतना अच्छा नहीं है। हम जब कादम्बरी को पढ़ेंगे बाणभट्ट की जो रचना है तो हम देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ही उत्कृष्टता है कहने में।
इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि प्रकृति वर्णन किया कवि ने, तो प्रकृति वर्णों में सुबंधु ने शब्दों का ऐसा जाल गूंथा है जिसमें उलझकर प्राकृतिक सुषमा की मनोहारिता लुप्त ही हो गई है। चरित्र चित्रण आया, संध्या वर्णन आया, मेघ वर्णन आया, अब प्रकृति वर्णन, प्रकृति के ही तत्व हैं संध्या वगैरह, तो उसमें क्या किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा मतलब शब्दों का जाल गूंथ दिया और जो प्राकृतिक सुषमा होती है वो तो उसकी मनोहारिता तो लुप्ती हो गई है। अब सूर्योदय का ये दृश्य देखिए, यहाँ पर जो लिखा है, आंदोलित कुसुम केसरे केशरेणु मुसी रणित नुपुर मणिनाम रमणीय नाम विकच कुमुदा करे मुदा करे संग भाजी प्रिय विहरितासु रहितासु सुकेन मुर्मुर्चूर्णम इव समन्ता दर्पकेश दहनस्य। तो इस प्रकार भी दर्पकेश दहनस्य इत्यादि क्या है, ये अलंकार प्रियता है यहाँ पर सुबंधु ने। अब हम देखते हैं मुख्य इनकी जो लिख लेना एक बार, जितना भी हाईलाइट हो रहा है उन सबको आप अपनी कॉपी में नोटबुक में उतारेंगे। तो सुबंधु ने अपने गद्य काव्य में गोड़ी रीति का आश्रय लिया है। गोड़ी रीति होती है, लेदर भी रीति से, वैसे गोड़ी एक रीति होती है। ओज, समास बहुलता, विकट पदबंधता, पांडित्य प्रदर्शन और श्रम साध्यता, ये सारे तत्व सुबंधु के काव्य में पद परिलक्षित होते हैं। आपसे बड़े प्रश्न में पूछा जाए कि सुबंधु की काव्य शैली कैसी है, तो आप ये बताएंगे कि समास बहुलता है, पांडित्य प्रदर्शन है, श्रम साध्यता है, विकट पदबंधता है और ओज गुण है, उसमें गोड़ी रीति है। कवि ने प्राय सभी प्रकार के शब्द अलंकारों और अर्थालंकारों का प्रयोग किया है। अनुप्रास आदि अलंकार भी बहुत प्रयोग किए हैं। तो ये संस्कृत की कोटेशन है। ये कोटेशन आपको इस तरह से ध्यान नहीं रहेगी, पर कुछ कुछ आप इसमें से ले सकते हैं, जैसे रण रण कर सिता परांत कांत कुंत लोलन लन संक्रांत परिमिल मिलिता लिमाला मधुर तर झंकार रम मुखिरित नभः स्थल है। इस तरह से करके है, बहुत टफ पड़ जाएगा लिखने के लिए आपके लिए। आप बस इस तरह से कहें कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों ही प्रयोग किए हैं। विरोधाभास अलंकार को देख लीजिए, ये पंक्ति बहुत आसान है, ये पंक्ति आपको आराम से याद रह जाएगी। तो विरोधाभास अलंकार देखिए, धनदेनापि प्रचेतसा गोपालेनापि रामेण भरतेनापि लक्ष्मणेन तिथिपरेणपि अतिथि सत्कार प्रवणेन असंख्येनापि संख्यावता अमर्म भेदिनापि वीततरेण निवासी जनेन अनुगतम। तो इस प्रकार से यहाँ विरोधाभास अलंकार है कि किस प्रकार से भरतेन अपि लक्ष्मणेन, भरत के द्वारा भी लक्ष्मण से, वो जो हम प्रसंग अगर पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो यहाँ प्रसंग निकल के आएगा। अभी हमें पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना, हमें ग्रंथों का एक सामान्य परिचय पढ़ना है। यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या है कि यमक आपको पता ही है कि क्या होता है यमक अलंकार में, कोई जो शब्द है वो 2 बार पुनरावृत्ति होती है। स्वर व्यंजन संयते क्रमेण तेव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते, उनकी उसी प्रकार से स्वर और व्यंजनों के साथ आवृत्ति होती है और उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो अब यहाँ देखिए, राजसेन राजसे नरहितो रहिता ध्रुवम। तो राजसेन राजसे नरहित रहिता ध्रुवम, रहिता 2 बार यहाँ पर है, ध्रुवम। विशारदा शारदा भुवि सदा विशदात्मनाम न महिमानम रक्षण क्षमा धीरता मनसि भूतता च वचसी साहसेन कमला लया यया जीता। तो इस प्रकार से यमक अलंकार है। इस पंक्ति को आप अवश्य कोशिश करें याद करने की और लिखें इसको एग्जाम में। अब देखिए यमक के बाद श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि श्लेष अलंकार सुबंधु का सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। कहीं श्लेष अलंकार का प्रयोग अत्यंत मनोहर भी प्रतीत होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से है ये। एकदा तु कतिपय मासापगमे काकली गायन इव समृद्ध निम्न गानदः कुमार मयूर इव समारूढ़ शरजन्मा तापस इव धृत जलद करक प्रलय काल इव दर्शित अनेक तरणी विभ्रमः लंकेश्वर इव मेघनादः विंध्य इव घनश्यामः युवती जन इव पीन पयोधरः समाजगाम है। वर्षा समय है, वर्षा के समय का वर्णन कर रहे हैं कि वर्षा का समय उपस्थित हो गया है और इसमें श्लेष अलंकार है। अब हम मतलब क्या करते हैं, इसकी सम्मिलित रूप से कहते हैं कि आखिर कवि की भाषा शैली कैसी है। तो देखिए, स्वयं सुबंधु ने गर्वोक्ति की है कि मेरे विलक्षण गद्य ग्रंथ में प्रत्येक अक्षर में श्लेष है। प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रपंच विन्यास वैदिग्ध निधि प्रबंधम।
वासवदत्ता की भूमिका में श्लोक 13 है, ये उसका ये अंश है। तो आपको ये लाइन आ सकती है एग्जाम में कि ये लाइन किसके लिए कही गई है संस्कृत साहित्य के इतिहास में। तो ये लाइन किसके लिए कही गई है? सुबंधु के लिए कही गई है। स्वयं उन्होंने ही अपने ग्रंथ में वासवदत्ता में इसको कहा है। प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रपंच विन्यास वैदिक निधि प्रबंधम, यानी कि सुबंधु के प्रत्येक अक्षर पे श्लेष हमें मिल जाएगा। प्रत्यक्ष श्लेष। सुबंधु की गर्भोक्ति सही अवश्य है, किंतु अलंकार बहुलता, दीर्घ समास, गंभीर पौराणिक संकेत तथा पांडित्य प्रदर्शन के कारण सुबंधु की रचना सरस की अपेक्षा दुरूह और बोझिल बन गई है। इन विभिन्न दोषों के होने पर भी सुबंधु के शास्त्रीय ज्ञान, विद्वत्ता एवं पांडित्य में संदेह नहीं किया जा सकता। जहाँ भी सुबंधु ने अपने श्लेष प्रेम तथा पांडित्य गर्व को छोड़कर काव्य प्रणयन किया है, वहाँ उनकी शैली रोचक और रस प्रवण हो गई है। ज्ञान तो उनमें खूब है, परंतु ज्ञान को दिखाने के चक्कर में उन्होंने इसको दुरूह और बोझिल बना दिया। पर फिर भी जहाँ उन्होंने अपने पांडित्य का प्रदर्शन थोड़ा कम किया है, वहाँ इस ग्रंथ का जो है वो स्वाभाविक शैली रोचकता भी प्रकट हुई है। सुंदर कविता की प्रशंसा में सुबंधु ने जो पद्य कहा है वह कोमल काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। वासवदत्ता भूमिका श्लोक 11 में क्या कहा उन्होंने? एक सुंदर काव्य की विशेषता बताइए खुद ही कि कैसा होता है सुंदर काव्य। तो देखिए श्लोक में, अविगित गुणा अपि सत कवि भणीति कर्णेषु वमति मधुधाराम अनधिगत परिमलापि ही हरति दशम मालती माला। अविदित गुणा अपि सत कवि भणीति, गुणों के ग्रहण नहीं किए जाने पर भी सत कवि भणीति, अच्छे कवि की जो कथन है भणीति है। कर्णेषु वमति मधुधाराम, कानों में मधुधारा का वमन करती है, मधुधारा को उगलती है। अनधिगत परिमलापि ही हरति दशम मालती माला, मालती की माला के समान अनधिगत परिमल अपि, अर्थ के अनधिगत होने पर भी हरति दशम, मन को बहुत ही हरती है, मनोहर लगती है। तो ये एक तरह से सुंदर कविता का उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है कि सुंदर कविता कैसी होती है, जो मधुधारा भरे आपके कानों में, वो जो सुनते ही पढ़ते ही आपके मन को मनोहर लगे। अब हम सम्मिलित रूप से इसका सुबंधु की काव्य शैली का देख लेते हैं विवेचन। तो देखिए, सुबंधु के गद्य काव्य के गुण और अवगुणों की सुंदर विवेचना डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने इस प्रकार की है। सुबंधु की शैली की कुछ विशेष गुण हैं जिनके द्वारा वे विद्वानों में समादृत हुए हैं। सुबंधु का श्लेष प्रयोग कलाकार की कलाकृति का प्रदर्शन करता है, यानी कि श्लेष प्रयोग उनका बहुत ही अच्छा है। विरोधाभास, परिसंख्या, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग कवि ने नई सूझबूझ और सूक्ष्म दृष्टि के साथ किया है, यानी कि विरोधाभास, परिसंख्या, अलंकार इत्यादि का प्रयोग उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। सुबंधु की रचना में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है और नाद सौंदर्य है। यदि सुबंधु ने एक और क्लिष्ट पदावली दी है तो दूसरी ओर कोमलकांत पदावली का भी मिश्रण किया है, यानी कि कुछ क्लिष्टता है उनके ग्रंथ में तो कुछ जगह सुंदर कोमलकांत पदावली भी हैं। यदि एक और थकाने वाला श्लेष प्रयोग है तो दूसरी ओर सुंदर स्वभावोक्ति और उत्प्रेक्षाएं भी है। स्वभावोक्ति और उत्प्रेक्षा ये दो अलंकारों के ही प्रकार हैं, तो वहाँ पर सुंदर स्वभावोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार भी हमें मिलते हैं। कवि का भाषा पर अनूठा प्रयोग दिखाई देता है, अनूठा अधिकार है उनका। वे कठिन के बाद सरल और सरल के बाद कठिन पदावली का प्रयोग करते हैं। एक और ओज है तो दूसरी ओर प्रसाद और माधुर्य, ये जो है काव्य शैली के गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। ओज गुण को थोड़ा कठिन माना जाता है, थोड़ा जो परुष वर्ण का प्रयोग किया जाता है इसमें, और प्रसाद और माधुर्य कोमल वर्णों से युक्त होते हैं और इसमें श्रृंगार की प्रधानता होती है। तो दोनों ही तरह का उनमें मिश्रण है। एक और पांडित्य प्रदर्शन है तो दूसरी ओर सरस पदावली। इन विरोधी गुणों के समन्वय के कारण वासवदत्ता में मणि कांचन संयोग प्राप्त होता है। मणि यानी जो मणि होती है, मोती माणिक वगैरह, कांचन यानी सोना, यानी कि मणियाँ भी है सोने भी है, मणि कांचन संयोग है। इस प्रकार से जो सुबंधु की जो काव्य शैली है उसके बारे में अगर हम कहें तो आचार्य कुंतक ने जिस विचित्र मार्ग का वर्णन किया था उसका सुंदर निदर्शन सुबंधु का गद्य काव्य है। यानी कुंतक हैं, विचित्र मार्ग के प्रतिपादक कवि हैं, उन्होंने जैसी बताई है शैली वैसी ही शैली हमें सुबंधु के काव्य में मिलती है। वासवदत्ता के बारे में बाणभट्ट ने क्या कहा, देखो बाणभट्ट ने वासवदत्ता की अत्यंत तथ्यपूर्ण प्रशंसा की है। कवीनाम अगल दर्पो नूनम वासवदत्तया शक्तेव पांडुपुत्राणाम गतया कर्णगोचरम। कवीनाम अगलत दर्पो नूनम वासवदत्तया, वासवदत्ता को पढ़ने के बाद कवियों का जो है वो दर्प
गलित हो जाता है, दर्प समाप्त हो जाता है, घमंड समाप्त हो जाता है। यानी कि बहुत से कवि जो ऐसा उल्लेख करें कि हमने बहुत अच्छा ग्रंथ किया है, उन सब का ग्रंथ लिखा है, उन सब का जो घमंड है वह चला जाता है अगर वो वासवदत्ता से परिचित हो जाएं, अर्थात सुबंधु की काव्यशैली से परिचित हो जाएं तो। और इनका जो ये ग्रंथ है वो क्या होता है, कानों में बहुत ही मधुर जो मधुर धारा बहाता है, यानी कि कानों को बहुत कर्णप्रिय होता है, इस प्रकार का है। तो हमने आज पढ़ लिया है सुबंधु की वासवदत्ता और वासवदत्ता की मतलब काव्य शैली, वासवदत्ता की विशेषताएं, वासवदत्ता में किस प्रकार के वर्णन प्रयोग हैं। तो इस प्रकार आज हम इस जो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक करने से आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिए। ज्ञान राशि को आप अन्य तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाना चाहते हैं नहीं, आप पहुंचाइए। मेरा ये कहना है कि आप इसको अन्य तक पहुंचाइए ताकि इससे सभी लाभान्वित हों। और ये जो हैं आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हों। और ये जो परीक्षाएं हैं ये सिर्फ बीए की परीक्षाओं में नहीं बल्कि आरपीएससी, यूजीसी, जितने भी तरह की संस्कृत साहित्य से संबंधित परीक्षाएं होंगी उस सब में उपयोगी होगा। तो इस प्रकार आप इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी तरह का कोई सुझाव देना है, किसी भी तरह का आपको कुछ लिखना है हमारे लिए, धन्यवाद वगैरह या कुछ भी अच्छा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके अमूल्य सुझावों का हम स्वागत करते हैं, उसके अनुसार हम सुधार की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए और फिर मिलेंगे कल की कक्षा में। धन्यवाद।